जनता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। आप देख रहे हैं बोल इंडिया एक्सप्रेस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार श्री बलवीर सिंह आसर जी का। ये पंकज, धन्यवाद आपका। ज्यादा वक्त न लेते हुए सियासी समीकरण जिस तरीके से उथल पुथल हो रहा है, गठबंधन उथल पुथल हो रहा है, तो इन्हीं मुद्दों पर लेकर एक हमारा पहला सवाल सर आपसे ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन का क्या भविष्य है। हमें तो भविष्य कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप सर इस पर प्रकाश डालिएगा। देखिए, गठबंधन अभी आकार ले रहा है और उस आकार लेने की जो तैयारियां चल रही हैं उसमें से सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अभी गठबंधन दलों के बीच में वार्ता होनी है। अगली बैठक में संभवतः इस पर पूरी गहनता के साथ वार्ता हो। उसके पहले जिस प्रकार की जो चर्चाएं छन के आ रही हैं वो गठबंधन के लिए बहुत शुभ नहीं लगती हैं। जैसे कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ 40 सीटों की डिमांड का फार्मूला रख दिया है और समाजवादी पार्टी 15 सीटें देने के लिए सहमत हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा एक तरह से विखंडन है और गठबंधन के दलों के बीच में जो सामंजस्य का जो प्रयास हो रहा है उसमें एक बड़ा अड़ंगा कहा जा सकता है। और जैसा कि हम आपको बता दें कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक लोकसभा सीट है। समाजवादी पार्टी की जो बसपा के साथ में गठबंधन के बाद जो उपलब्धि मिली वो आपके सामने है, 5-6 सीटों पाँच सीटें। हाँ, तो इस तरह से समाजवादी पार्टी एक बार भाजपा से मुकाबला करने के लिए अपने आप को समर में तैयार कर रही है और उसका एक सांगठनिक ढांचा भी है उत्तर प्रदेश में, तो और मुख्य विपक्षी दल है। लिहाजा वो अगर जोशो खरोश के साथ में अगर अपने गठबंधन दलों के सहयोगियों के साथ में सीट शेयरिंग के मामले में अपने तर्क और अपने आधार पर उन सीटों के विभाजन की बात करती है तो उसका दावा कहीं ना कहीं मजबूत लगता है। और लेकिन कांग्रेस जैसे दल का 40 सीटों की डिमांड एक अव्यवहारिक एक तरह से डिमांड की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस वाले ये सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक सीट है उसके बावजूद भी 40 सीटों का डिमांड करना, ये कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर जैसा दिख रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस समय दूसरे नंबर पर है, विधानसभा को लेकर दूसरे नंबर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और फिर इतनी बड़ी पार्टी अपने राज्य में होने के बावजूद इस तरीके की डिमांड करना कहीं ना कहीं गठबंधन इंडिया पर सवाल करने के बराबर जैसा है। मतलब संकेत शुभ नहीं है, संकेत शुभ नहीं है, क्योंकि इस तरीके अगर करेंगे तो फिर अन्य राज्य वाले भी करेंगे। सीट शेयरिंग में जैसे समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में जाकर के सीटों की ज़्यादा डिमांड की, तो समाजवादी पार्टी का वहाँ बड़े लार्ज स्केल पर सीटों की डिमांड करना जिस प्रकार से व्यवहारिक नहीं था, उसी तरह से कांग्रेस या दूसरे दलों को अपनी इच्छा शक्ति को थोपना बिल्कुल, ये किसी हद तक जायज नहीं कहा जा सकता है और गठबंधन की राह में कहीं न कहीं एक व्यवधान का उपक्रम कहा जाएगा। तो इस ढंग से माना जाए कि गठबंधन की दिशा जब सरपट दौड़ में आगे बढ़ेगी, जब बहुत ही संतुलित ढंग से गठबंधन दलों के नेता आपस में सीट शेयरिंग के मामले में अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समझौता करने के लिए सहमत होंगे। इसी सिलसिले में हमारे जहन में एक सवाल और आ रहा है सर, क्या उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर क्या समीकरण बनने की संभावना है? क्योंकि यहाँ दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभाएगा और 80 सीटें पूरे देश में सबसे ज्यादा राज्य उत्तर प्रदेश में है। तो 80 सीटों का समीकरण जब गठबंधन में नहीं बन पा रहा है और एनडीए कहीं ना कहीं इसमें चांस मार देगी,
जब तक ये गठबंधन का समीकरण अपना सेट करेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, एनडीए की मैदान मारने की जहाँ तक बात है, वो लगातार 2 लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं अपनी स्थिति प्रचंड बहुमत की स्थिति में लाकर खड़ा कर चुके हैं और उनमें जोश उसी तरह का है। अब एनडीए के दल के नेता ये कहते हैं कि हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे। हाँ, ऐसे ही कहते हैं, सही कह रहे हो आप। 80 में 80 सीटें जीतने का वो टारगेट फिक्स कर रखा है उन्होंने। हाँ। और मुझे लगता है कि एनडीए दलों के जो सहयोगी दल हैं, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, भाजपा के सहयोगी दल, हाँ। वो बहुत जिद और हठवादिता पे शायद कायम नहीं रहते हैं। हाँ, वहाँ वो मोदी की चलती है, वहाँ मोदी की चलती है, नहीं, और आला कमान की चलती है। मोदी की बात तो इसलिए नहीं कह सकते हैं कि वहाँ एक संगठन का एक प्रारूप है और संगठन के नेता आपस में मिल बैठ करके उसका तय करते हैं। हाँ, नेपथ्य में उसके जो पर्दे के पीछे उसकी रणनीति गृहमंत्री अमित शाह तैयार करते हैं। और अमित शाह के अलावा जो संघ, इनका मातृ संस्था संघ है, उसके नेता पीछे से बैक करते हैं और जनता में एक तरह से प्रचार की एक मुहिम छेड़ते हैं, है ना। तो वो बूथ स्तर पर अपनी स्थितियां आज से नहीं, महीनों पहले से मजबूत करने की उन्होंने तैयारी कर रखी है और उस पर काम कर रहे हैं। और दूसरे जो दल हैं, वो भले समाजवादी पार्टी हो, वो भी उनके समानांतर उतनी मजबूत स्थिति को नहीं बना पा रहे हैं। हालांकि वो भी समाजवादी पार्टी भी कहती है कि बूथ स्तर पर संवेदन और ये सब करेंगे, लेकिन ये करेंगे, उनकी बहुत पहले से प्रक्रिया चालू है। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल। बूथ को लेकर अगर बात करेंगे तो बूथ को लेकर ये समाजवादी पार्टी हो या फिर आदरणीय बहन जी हो या फिर कांग्रेस हो, ये सब बहुत पीछे हैं। जो भाजपा जिन समीकरणों की वजह से 70 सीटें जीतने का या 80 सीटें जीतने का वादा कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं जमीनी लेवल पर बड़ा काम कर रही है और ये लोग बहुत पीछे हैं। अगर हम बात करें यहीं पर मायावती जी का, जिस तरीके से अभी हाल ही में ट्वीट आया है और उन्होंने जानकारी दी है कि 15 जनवरी को ऐसा ऐसा कुछ करेंगी या गठबंधन करेंगी कांग्रेस के साथ। उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर एक टिप्पणी करी। तो इन सब चीज़ों को लेकर अगर बात करेंगे तो पिछली बार जब 19 में चुनाव हुआ था तो मायावती जी का और अखिलेश यादव जी का कहीं ना कहीं गठबंधन हुआ था, जिसका पूरा फायदा बस समाजवादी पार्टी को ना मिलकर बसपा को मिला था। 10 सीटें जीती थी बसपा ने और 5 पर सिमट गई थी समाजवादी पार्टी। अब इसको लेकर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों को की बात करेंगे तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरी जोश से समाजवादी पार्टी ये कह रही दावा कि हम चुनाव में अपने आप को 90% देंगे या 100% देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हमें बिल्कुल जमीन लेवल पर लग नहीं रहा। और मोदी मैजिक के आगे और भाजपा की बूथ सिस्टम के आगे इन पार्टियों में आपस में ये इंडिया गठबंधन हो या कोई हो, इस पर कोई सिस्टम दिख नहीं रहा है। देखिए, नेता या प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता, संगठन चुनाव लड़ता है और संगठन के स्तर पर इन्होंने बहुत ही मजबूत तैयारी अपनी कर रखी है। और हाँ, अगर बहुत रोचक मुकाबला होगा तो भी मुझे लगता है कि एनडीए दलों की सीटें कमोबेश जो पिछला आंकड़ा था उसी के आसपास रहने वाला लग रहा है अभी से। हाँ, अब कोई बहुत चमत्कारिक नेता इस उत्तर प्रदेश में कोई अपनी अहम भूमिका निभा दे, वो उस समय की स्थिति की बात होगी। लेकिन आज की अगर स्थिति को देखें तो भारतीय जनता पार्टी
और एनडीए कुल मिला के उसकी तैयारी के आगे ये जो गठबंधन दलों की तैयारी है वो अभी खटपट में ही सिमट रही है ना। बिल्कुल। उनकी और खटपट अब तक सब कुछ सामान्य हो जाना चाहिए और मोर्चे पर प्रत्याशियों को और दलों के नेताओं को, गठबंधन दलों के नेताओं को मोर्चे पर डट जाना चाहिए। तब आप मोदी मैजिक से मुकाबला कर सकते हैं, है ना। और तब कहीं आप दिल्ली की सत्ता का ख्वाब देख सकते हैं, क्योंकि आज से नहीं, आज़ादी के बाद से दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल गुजरता है उत्तर प्रदेश से और गुजरेगा, इस बार भी गुजरेगा, अगर जितनी विपक्षी पार्टियां हैं अपनी कमर नहीं कसेंगी। इसी जगह हम बात कर लेते हैं, अभी हमारे पास हाल ही में ऐसा सुनने में आ रहा है, और यूट्यूब की बात करें तो बहुत बड़ा माध्यम है जिसमें लाखों करोड़ों लोग, अरबों लोग इससे अटैच हैं। बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कि 80 सीटों की, तो वो कहीं ना कहीं भाजपा अपना जो भी वादा कर रही हो, अगर वो जो भी वादा करती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश को लेकर या वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, वो तो कहती है हम 400 सीटें जीतेंगे। ऐसा कई मंत्रियों ने, उनके कई सदस्यों ने कहा है, उनके लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम 400 सीटें जीतेंगे। तो इसकी गारंटी, 400 सीटों की गारंटी अगर हम कह देंगे कि 400 सीटें जीतेंगे, तो ये कहीं ना कहीं कुछ प्री प्लानिंग होगी। अब प्री प्लानिंग क्या है कि ईवीएम की सेटिंग है, या फिर उत्तर प्रदेश के 80 सीटों को छोड़ के आप देखें तो 400 सीटों का समीकरण किस हिसाब से बन रहा है। ईवीएम का अगर साथ ना हो तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा मतलब कुछ कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर जो आ रहे हैं ईवीएम को लेकर, जंतर मंतर पर जिस तरीके से कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर लोग जुड़ रहे हैं, ऐसी सोशल मीडिया का कहना है, तो उसको लेकर आपको क्या लगता है? देखो, बात सोशल मीडिया के आधार पर हम इसलिए नहीं कर सकते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि ईवीएम का मुद्दा विपक्ष उठाता है आ रहा है। विपक्ष ने ही जब वो सेमीफाइनल हुआ भी 5 राज्यों के विधानसभा के रूप में, तो 3 राज्य जब वो हार गए विपक्षी दलों के नेता, तब उन्होंने ईवीएम का एक राग अलापना फिर शुरू कर दिया। इसके बाद नहीं, इसके पहले कर्नाटक चुनाव जीते, हिमाचल चुनाव जीती कांग्रेस की। उस समय जिन राज्यों में आप फाइट में नहीं आ पाए थे, तब आपने उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? जब हारते हैं तब आप मुद्दे को क्यों उठाते हैं? सर, इसी जगह हम एक बात कहना चाहेंगे कि आपने कहा जिस तरीके से हिमाचल को जीता, जिस तरीके से कर्नाटक को जीता, तो सर उन चुनाव की स्थितियों को देखते हुए वहां पर इतना बड़ा लंबा टाइम नहीं दिया गया था, 17-18 दिन का। नहीं तो आप क्या कहेंगे कि टाइम ड्यूरेशन के आधार पर ईवीएम सेट होता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं ऐसा उसका ऑथेंटिक कोई वो बताइए, तर्क बताइए। ऐसा इसका ऑथेंटिक तर्क यही है कि ये सिर्फ विपक्षी नेताओं के राग हैं, विपक्षी नेताओं के बयान हैं। दिल्ली के अंदर एक भी विपक्षी नेता नहीं है। हाँ। और सब सोशल एक्टिविस्ट हैं, और सब रही बात चाहे राजेंद्र कुमार गौतम की, और चाहे वो वकील भानु प्रताप की हो, और चाहे वकील छाबरा जी की हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय जो गैर राजनीतिक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी दल से तो अपनी आस्था रखते हैं। तो जो लोग इस तरह का मुद्दा, विपक्षी अभी उस पचड़े को नहीं, उस पचड़े में आना चाहते हैं। हाँ, गाहे बगाहे उस पर बयान जरूर देते रहते हैं। हाँ, ठीक है, लेकिन वो अपने निष्ठावान समर्थकों को इस तरह के मुद्दों के राग अलापने के लिए स्टैंड कर देते हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं, जंतर मंतर पे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील और तमाम ऐसे लोगों ने, कुछ ऐसे वर्ग ने एक शुरू किया है ईवीएम का। तो अच्छा, ईवीएम और बैलेट, जब बैलेट मेरे यहाँ चुनाव होता था भारतवर्ष में, तब आपको याद होगा
कि बिहार सरीखे राज्यों में बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी। उत्तर प्रदेश में भी बूथ कैप्चरिंग होती थी। बूथ कैप्चरिंग के आधार पर समाजवादी पार्टी और ये आरोप लगते थे समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद की आरजेडी के ऊपर कि ये लोग बूथ की कैप्चरिंग कराते हैं, इनके कार्यकर्ता कराते हैं। तो उस बात को ब्रेक करने के लिए चुनाव आयोग ने ईवीएम का एक नुस्खा फॉलो किया। ईवीएम की बात। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि जब अमेरिका जैसे राज्य में बैलेट से चुनाव हो सकता है तो भारतवर्ष में क्यों नहीं होता? ये विपक्षी नेता। तो बांग्लादेश में आज ही चुनाव हो रहे हैं और वहां बांग्लादेश में एक कम्युनिस्ट की देश है और उसमें अगर आप बात करें तो हमने आज खुद वीडियो देखा है और वहां पर वोटिंग चल रही है। उसके बाद शेख हसीना जी खुद ही बैलेट पेपर से वोट डाल रहे हैं। तो ऐसा क्या उत्तर आप भारतवर्ष और बांग्लादेश की तुलना कर सकते हैं? अगर भारतवर्ष में बैलेट से चुनाव होगा, है ना, तो मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया फिर कहीं ना कहीं विवादित होगी, समझे। और मान लो बैलेट से चुनाव होने के बाद भी अगर आपको पराजय मिलती है, तब आप किस पर तोहमत देंगे? कुल मिलाकर के आप मुद्दों के आधार पर, है ना, जो भी आपका प्रतिद्वंदी है, एनडीए आपका प्रतिद्वंदी है, मुद्दों के आधार पर इनके खिलाफ आप अपना मोर्चे पर डटिए, है ना। हमारा जैसा कि राजनीतिक संघर्ष की जो हम दृश्य देख रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में जैसा कि बैलेट से चुनाव होने के बाद में महीनों उसकी काउंटिंग होती रहती है। हाँ, और वहाँ पर बैलेट से करने के लिए वहाँ एक ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ के व्यक्ति के पास समय नहीं है, वो बैलेट से अपने वोट फोन से, ऑनलाइन से कई तरीके से। भारतवर्ष में वो अभी फिलहाल संभव नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, ईवीएम या ये क्या नाम, बैलेट, दो आधार पर वोटिंग की तोहमत से बचने के बजाय आप अपनी सांगठनिक तैयारी कीजिए, हैं, और उस तैयारी के साथ में मोर्चे पर डट करके आप मुकाबला कीजिए। सीधी आपका हमारी और चर्चा का एक सारांश निकल के आता है कि ईवीएम का ढिंडोरा पीटने से अच्छा है कि आप बेरोजगारी पर, महंगाई पर और इन सब पर चर्चा करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें, तो उसका कुछ लाभ हो सकता है विपक्षी पार्टियों को। जन आंदोलन खड़ा करें, खड़ा करें। और जैसा कि महंगाई से और बेरोजगारी से जनता पीड़ित भी है, तो उस पीड़ा को आप जनता को इस प्रकार एहसास कराएं कि वो खुद ब खुद आपके समर्थन में खड़ी हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो आज की चर्चा आपको कैसी लगी? सभी दर्शकों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।